हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिजिक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। और इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स है क्या, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स कहाँ से निकली है, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स को डेवलप करने के लिए डेवलप करने में कौन कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, किस टाइम पीरियड के अंदर थर्मोडायनामिक्स को डेवलप किया गया था, थर्मोडायनामिक्स की अचीवमेंट क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा रहेगी, इन सब बातों के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली दो वर्ड से की बनी हुई है। पहला जो वर्ड है वो थर्मो है और सेकंड जो वर्ड है वो डायनामिक है, ठीक है। थर्मो का मतलब होता है हीट से रिलेटेड और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। मतलब थर्मोडायनामिक्स में हम डायनामिक ऑफ हीट के बारे में स्टडी करते हैं या फिर हीट के मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की हीट या एनर्जी या इंटरनल एनर्जी या फिर अदर किसी क्वांटिटी में जो चेंज प्रोड्यूस होते हैं, वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थर्मोडायनामिक्स में हम ओनली चेंज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम ओनली चेंज के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, प्रेशर में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो चेंज के बारे में स्टडी किया जाता है किसके अंदर, थर्मोडायनामिक्स में। कितना चेंज हुआ है, उस चेंज की वैल्यू क्या है, ये सब हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी नहीं करेंगे। ये सब हम स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में पता लग गया होगा कि थर्मोडायनामिक क्या मतलब क्या होता है। डायनामिक ऑफ हीट या हीट इन मोशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम किसी भी सिस्टम की जो हीट है, उसकी एनर्जी है, उसकी इंटरनल एनर्जी है, उसका प्रेशर है, इन सब क्वांटिटी में जो चेंज होता है उस चेंज के बारे में हम स्टडी करते हैं। और उस चेंज की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, ओनली चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मेरे पास ये मान लिया एक पेन है, इस पेन का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, तो जैसे जैसे मैं इस पेन का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इस पेन की प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चेंज होता है, या फिर टेम्परेचर के साथ इस पेन का बिहेवियर किस टाइप से चेंज होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मतलब पेन का बिहेवियर किस टाइप से चेंज होता है, तो उस चेंज के बारे में स्टडी किया जाता है किसके अंदर, थर्मोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स से अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि थर्मोडायनामिक्स जो ब्रांच है ये कहाँ से निकली है। तो थर्मोडायनामिक्स जो ब्रांच है वो थर्मल स्टडी से निकली है, ठीक है। हम पार्टिकल की थर्मल स्टडी के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ से ब्रांच निकली है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो अपना क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। अब थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिस्टम पे टेम्परेचर का इफेक्ट जब मैं मेजर करता हूं, जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन का मैं टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इस पेन के बिहेवियर में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल स्टडी बोलेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट मेजर करना है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो उस सिस्टम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्टडी बोलते हैं। या सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट मेजर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्टडी। उसके बाद हमने जिक्र किया है थर्मल स्टडी ऑफ मैनी पार्टिकल। मैनी पार्टिकल यहाँ पे कम से कम 10⁻23 पार्टिकल के साथ एक साथ डिस्कस करेंगे। जो सिस्टम है उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल होने चाहिए। अब जो थर्मल स्टडी हाँ, अब थर्मल स्टडी बेसिकली हम पार्टिकल की दो टाइप से कर सकते हैं। पहला तो जो है जो मैक्रोस्कोपिक स्टडी, मैक्रोस्कोपिक स्टडी, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो जो थर्मल स्टडी है मैनी पार्टिकल की, उसको हम दो टाइप से डिस्कस कर सकते हैं। पहला तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी, दूसरा माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब क्या है, कंप्लीट सिस्टम को एक साथ देखना, होल सिस्टम को एक साथ देखना किसके अंदर आता है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर आता है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब क्या है कि सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल का बिहेवियर स्टडी करना। जैसे मेरे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम के अंदर 10⁻23 पार्टिकल हमने मान लिया, और ये सिस्टम किसी भी चीज़ का हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, प्लाज्मा, रेडिएशन, या फिर किसी और चीज़ का भी ये सिस्टम हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो इस सिस्टम की कंप्लीट
इस सिस्टम को कंप्लीट एक साथ देखना, जैसे इस कंप्लीट सिस्टम की एनर्जी क्या है, इसका प्रेशर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, तो कंप्लीट सिस्टम को एक साथ देखना किसके अंदर आता है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर आता है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या आएगा, इस सिस्टम के अंदर जो एक एक पार्टिकल है, मैं इस एक एक पार्टिकल का बिहेवियर स्टडी करूंगा कि एक एक पार्टिकल की एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, स्पीड कितना है, तो ये सब किसके अंदर आता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो थर्मोडायनेमिक स्टडी है मैनी पार्टिकल की, इसको दो टाइप से स्टडी करते हैं, एक तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी, दूसरा माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी बोले तो कंप्लीट सिस्टम को एक साथ देखना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोले तो एक एक पार्टिकल का इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करना, वो किसके अंदर आएगा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर आएगा। ठीक है, अब जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इसको अगर फर्दर हम देखें तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी पार्टिकल की किसके अंदर की जाती है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर की जाती है। ठीक है, तो यहां से निकल के आई है अपने पास थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, किसी भी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक स्टडी में भी हम क्या पढ़ेंगे, थर्मल स्टडी। ठीक है, अगर अपने को थर्मल स्टडी करनी है किसी भी सिस्टम की तो वो सब किसके अंदर आएगी, थर्मोडायनामिक्स के अंदर आएगी। और कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है अपने को, मैक्रो प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो हम किसके अंदर देखेंगे, थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे इसकी एक ब्रांच और है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी हम दो टाइप से स्टडी कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, एक दूसरा होती है इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा हायर लेवल के ऊपर जाके आते हैं, यहाँ पे अपना उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स की अचीवमेंट क्या है, इसको डेवलप करने में कौन कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी को फर्दर हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, पहला तो जो है वो आता है KTG, ठीक है, और सेकेंड आता है स्टैटमैक्स। ठीक है, KTG बोले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस या काइनेटिक थ्योरी हम बोल सकते हैं। और उसके बाद एक और जो ब्रांच है वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। एक्चुअली बात ऐसी है कि जहाँ पे थर्मोडायनामिक्स चीज़ों को एक्सप्लेन करना बंद कर देती है, उसके बाद हम यूज किसका करते हैं, काइनेटिक थ्योरी का यूज करते हैं। जहाँ पे काइनेटिक थ्योरी पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करके नहीं बताती, उसके बाद हम यूज करते हैं किसका, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स से होते हुए हम KTG पे जाएंगे और फिर उसके बाद हम किस पे जाएंगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे जाएंगे। तो अब जब हम ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर रहे थे तो अपने को बाकी ब्रांच की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो एक्चुअली बात ये है कि जो थर्मोडायनामिक्स है ये सिस्टम की जो ओनली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है इनके बारे में बताती थी, जो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर है पार्टिकल का उसके बारे में ही बताती थी। जहाँ पे बात आती थी इंडिविजुअल पार्टिकल के बिहेवियर की या फिर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स इसको एक्सप्लेन करके नहीं बताती थी। तो जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए हमने फिर और फर्दर ब्रांच डेवलप की जिसका नाम था KTG। और KTG भी जहाँ पे पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई, उसके बाद अपने को ज़रूरत किसकी पड़ी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फर्दर हम डिवाइड करते हैं। हालांकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का भी एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल स्टैटमैक्स, पर ये बहुत ज़्यादा हायर लेवल के ऊपर आता है। पर स्टैटमैक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टैटमैक्स क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है एक अपने पास, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर अपने पास आती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और क्वांटम के अंदर आती है फर्मी डिराक स्टैटिक्स और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स। ठीक है, ये जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे, बात करेंगे, तब इनके ऊपर बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वापस आते हैं थर्मोडायनामिक्स पे। तो हमने यहाँ पे देख लिया थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, पार्टिकल का मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर पढ़ते हैं। तो इसकी अचीवमेंट ये है कि अगर मेरे पास सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है तो थर्मोडायनामिक्स सफिशिएंट है। ठीक है, पर इस सिस्टम के एक एक पार्टिकल की अगर मैं स्टडी करने की कोशिश करूं तो उसको मैं थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता। तो थर्मोडायनामिक्स के लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वही क्या है, इसकी वीकनेस है कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की तो बता देती है, पर जहाँ पे बात आती है माइक्रो की तो उसको नहीं बता पाती। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है, मैक्रोस्कोपिक को बताती है, और वीकनेस भी क्या है कि मैक्रोस्कोपिक को ही बताती, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करके नहीं बताती। ठीक है, अब ये ब्रांच डेवलप कब हुई थी, इस ब्रांच को डेवलप किया गया था अप्रोक्सीमेट 1780 से लेके और 1870 तक इस ब्रांच को, इस टाइम पीरियड के अंदर इस ब्रांच को डेवलप किया गया था। इसको डेवलप करने के लिए जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो रमफोर्ड है, डेवी है। हालांकि रमफोर्ड और डेवी, ऐसा माना जाता है कि रमफोर्ड और डेवी ने ही थर्मोडायनामिक्स को डेवलप किया था। बाकी और भी साइंटिस्ट थे जो, जैसे केल्विन है, सेल्सियस है और रदरफोर्ड है। बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है थर्मोडायनामिक्स को डेवलप करने के लिए।
और दूसरा, ये जो थर्मोडायनामिक्स में हम किसी भी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो वो सिस्टम किसके अंदर होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर स्टडी, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। और जब मैं उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट मेजर करता हूँ तो उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चेंज आता है। जैसे मेरे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, और ये सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इस सिस्टम के ऊपर मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया, टेम्परेचर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इसके जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है उनके अंदर चेंज आएगा। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर में जो चेंज आएगा, जो चेंज प्रोड्यूस होगा, उसको हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, चेंज की बात हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है, कहाँ से ये डेवलप हुई है, कहाँ से ये ब्रांच निकली है, इसकी अचीवमेंट क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, और कौन कौन से साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डेवलप किया था और किस टाइम पीरियड में ये डेवलप हुई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हल्का फुल्का सा थर्मोडायनामिक्स का। अब थर्मोडायनामिक्स के कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, उनके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, उसके बाद जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, उसके बाद हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी है, कार्नोट इंजन है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, मैक्सवेल रिलेशन, और उसकी जो एप्लीकेशन और साथ में जो जूल थॉमसन इफेक्ट है, इन ये सब टॉपिक हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। अब इसके लिए बुक कौन सा अच्छी रहेगी बुक, एक तो इसके लिए जो बंसल गर्ग घोष है वो काफ़ी अच्छी बुक है थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के लिए, या फिर एक सत्य प्रकाश की और गुप्ता कुमार की ये बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। तो इन सब बुक के अंदर से आप थर्मोडायनामिक्स को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो थर्मोडायनामिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे। तो सबसे पहला तो अपने पास जो पॉइंट है वो क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम यूनिवर्स में कोई भी एक पार्ट को चूज करेंगे, इस यूनिवर्स का कोई भी एक पार्ट चूज करेंगे, और जिस पार्ट को हम जिस पार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे या जिस पार्ट को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, या जिस पार्ट के बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो जिस पार्ट के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलेंगे। जैसे मैंने कोई मान लिया कि मेरे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के बारे में अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो वो सिलेंडर क्या है मेरे पास, थर्मोडायनामिक सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनामिक सिस्टम अपने पास तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है अपने पास ओपन सिस्टम, उसके बाद सेकंड क्या होता है, उसके बाद आता है सेकंड क्लोज सिस्टम, और थर्ड में आता है अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, ओपन सिस्टम में अपने पास जो मटेरियल और हीट है दोनों एक्सचेंज हो सकती है। जैसे आप घर में चाय बनाते हो तो क्या होता है कि इसमें पानी वगैरह वगैरह डालते हो और नीचे से क्या करते हो, हीट करते हो। तो यहाँ से जो मटेरियल है वो मटेरियल भी कहा जाता है। तो ये क्या है, जिस सिस्टम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो तो क्या है अपने पास थर्मोडायनामिक सिस्टम है, और जो बाहर का जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ से सिस्टम से हीट का एक्सचेंज भी होता है सराउंडिंग में, और सिस्टम से मटेरियल का एक्सचेंज भी होता है। जो वाटर है वो वेपराइज होकर सराउंडिंग में चला जाता है। तो ओपन सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, इसमें मटेरियल और हीट दोनों का एक्सचेंज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप चाय बनाते हो वो इसका एग्जाम्पल बेस्ट है। उसके बाद क्लोज सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे ओनली हीट का एक्सचेंज होगा, मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ओनली किसका एक्सचेंज होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज, पर जो मटेरियल है वो मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा। इसका एग्जांपल जैसे आप कुकर के अंदर चावल बनाते हैं तो वो इसका एग्जांपल, ठीक है, उसमें सिर्फ ओनली ऑन हीट का एक्सचेंज होता है, मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता, चावल उड़ के हवा में नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद आइसोलेटेड का मतलब क्या है, जिस पे किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट ना हो, बाहर के इन्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड बोलते हैं। ठीक है, अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि ना ही तो हीट का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ और ना ही मटेरियल का एक्सचेंज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपने सर्दियों में वो बोतल यूज की होगी जिसमें पानी गर्म रहता है, ठीक है, तो वो क्या है अपने पास एक टाइप की आइसोलेटेड सिस्टम है, ना ही तो उसमें हीट का एक्सचेंज होता है ना ही उसमें मटेरियल का एक्सचेंज होता है। 100% तक आइसोलेटेड नहीं होता, फिर भी काफ़ी हद तक वो आइसोलेटेड होता है। आप शाम को पानी गर्म रखेंगे तो सुबह तक पानी उसमें क्या मिलता है, गर्म मिलता है। तो वो कैसा सिस्टम है, एक टाइप का आइसोलेटेड सिस्टम है। उसके बाद सेकेंड जो वर्ड यूज होगा वो सराउंडिंग है।
अब सराउंडिंग का मतलब क्या है? सराउंडिंग का मतलब है थर्मोडाइनमिक सिस्टम। जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो किसके अंदर आएगा? सराउंडिंग के अंदर आएगा। ठीक है, अब थर्मोडाइनमिक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक वॉल रहेगी। थर्मोडाइनमिक सिस्टम, जैसे मेरे पास ये थर्मोडाइनमिक सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या रहेगी? अपने पास ये वॉल रहेगी। अब ये वॉल कितने टाइप की हो सकती है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ये जो वॉल है जिसको हम बाउंड्री वॉल बोलते हैं, बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल क्या होती है? जो सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री वॉल बोलते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री वॉल अपने पास कितने टाइप की हो सकती है? बाउंड्री वॉल अपने पास फर्स्ट जो है वो कैसी हो सकती है? रिजिड एंड नॉन रिजिड वॉल हो सकती है। रिजिड एंड नॉन रिजिड वॉल, नॉन रिजिड। अब ये क्या होती है, इनके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे ये जो रिजिड वर्ड यूज किया गया है, रिजिड का मतलब क्या है? नॉन मूवेबल वॉल, और रिजिड का मतलब क्या है? मूवेबल वॉल। ठीक है, अगर वॉल अपने पास रिजिड है तो वो फिक्स रहेगी। अब वॉल फिक्स रहेगी तो वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, अब अगर वो मूव नहीं करेगी तो सिस्टम का जो वॉल्यूम है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रिजिड का मतलब क्या है? जो मूव नहीं करेगी। अगर वॉल मूव नहीं करेगी तो सिस्टम का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। और नॉन रिजिड वॉल में वॉल मूव करेगी तो वॉल्यूम के अंदर भी चेंज आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वॉल है, ये सेकंड वॉल कैसी हो सकती है? पेनिट्रेबल और नॉन पेनिट्रेबल। पेनिट्रेबल एंड नॉन पेनिट्रेबल। जैसे नाम से पता लग रहा है पेनिट्रेबल। पेनिट्रेबल का मतलब क्या है कि ये वॉल ऐसी हो सकती है कि बाहर से कोई पार्टिकल इसको पेनिट्रेट करके, इसको भेद के सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकता है, और सिस्टम का कोई पार्टिकल इस वॉल को पेनिट्रेट करके भेद के वापस सराउंडिंग के अंदर आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि पेनिट्रेबल वॉल वो वॉल होगी जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ मटेरियल का एक्सचेंज करेगा, पार्टिकल का एक्सचेंज करेगा। वो कौन सी वॉल होगी? अपने पास पेनिट्रेबल वॉल होगी। नॉन पेनिट्रेबल वॉल में क्या होगा? सिस्टम सराउंडिंग के साथ मटेरियल का या पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि नॉन पेनिट्रेबल में पार्टिकल इस वॉल को पेनिट्रेट करके भेद के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप की जो वॉल है वो कौन सी है? अपने पास कंडक्टिंग वॉल और नॉन कंडक्टिंग वॉल। तो ये है कंडक्टिंग वॉल एंड नॉन कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल को आप डायाथर्मिक वॉल के नाम से भी जानते हैं। कंडक्टिंग वॉल का दूसरा नाम क्या है? डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल। और इसको हम कैसी वॉल बोलते हैं? एडियाबैटिक वॉल। नॉन कंडक्टिंग को एडियाबैटिक। ठीक है, अब कंडक्टिंग वॉल क्या होती है? कंडक्टिंग वॉल वो होगी जिसमें हीट का फ्लो हो सकता है। ठीक है, उसको ही हम डायाथर्मिक वॉल बोलेंगे। नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा? हीट का फ्लो नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक वॉल बोलेंगे। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि अपने पास जो थर्मोडायनामिक्स सिस्टम है उस थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास एक वर्ड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टेट। अब थर्मोडायनामिक स्टेट में क्या होगा? अपने पास मान लिया कोई भी एक सिस्टम है, ये जो सिस्टम है वो किसी भी टाइम टी पे इस सिस्टम के जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल होंगे वो सिस्टम के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन देंगे कि सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी एंट्रोपी क्या है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? अपने पास थर्मोडायनामिक स्टेट हो जाएगी। मैं फिर बता देता हूँ, किसी भी टेम्परेचर टी पे इस सिस्टम के कुछ थर्मोडायनामिक वेरिएबल होंगे। यही थर्मोडायनामिक वेरिएबल अपने को सिस्टम की स्टेट के बारे में बताएंगे कि सिस्टम किस स्टेट में है, इसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम कितना है, एंट्रोपी कितना है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास थर्मोडायनामिक स्टेट। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या है? थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते हैं अपने पास P है, V है, T है, S है, U है, N है। अब ये सब क्या है? इनको नाम से भी बता देता हूँ। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, ठीक है, S फॉर एंट्रोपी। ठीक, ये सब किस में के अंदर आते हैं? अपने पास थर्मोडायनामिक वेरिएबल के अंदर आते हैं। अगर मैं इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल को कैलकुलेट कर लूँ तो अपने को पता लग जाएगा कि सिस्टम में कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर के साथ। तो ये क्या है अपने पास? ये है अपने पास थर्मोडायनामिक वेरिएबल।
ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होंगी। आई होप आपको थर्मोडायनामिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। अगर इसमें से कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके, कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगला जो लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, वो भी आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, काफ़ी टाइम में छोटी क्लासों में ये पूछ भी लिया जाता है और जैसे जैसे थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो ये यूज भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है।